ओके चलिए. Okay, so today most probably we will be looking for to cover centripetal force, Kepler's law of gravitation and UCM. Okay, centripetal force का पार्ट मोस्ट ऑफ द पार्ट लास्ट लेक्चर में हो चुका था, तो भी देखते चलो आज कितना कवर होता है. मोस्ट प्रोबेबली माय टारगेट टुडेस टारगेट इज centripetal force, a brief revision of centripetal force, Kepler's law of gravitation and UCM, uniform circular motion. Okay, let us see. Example, the motion of moon around earth. Motion of moon around the earth is an example of circular motion. Yes or no? Yes. Yes. Motion of a moon around the earth is an example of circular motion. Similarly, motion of earth around the sun is also example of circular motion. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes or no? Okay. So any kind of a circular motion it might be, always it requires what? Centripetal force. For example, यहाँ पर देखो, जैसे और फॉर एग्जाम्पल आई एम स्वर्लिंग, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, आई टेक अ स्मॉल स्ट्रिंग, उसके एक कोने पे मैं एक छोटा सा स्टोन टाई अप करता हूँ एंड आई ट्राई टू गिव इट अ स्वर्ल. कौन सा मोशन होगा? सर्कुलर मोशन होगा कि नहीं? Yes. फॉर एग्जाम्पल, I take a small string, I tie a small stone at its one end, okay, and I try to swirl it. I try to what? I try to swirl it. तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? This particular thing is performing which kind of a motion? Circular motion. Any object performing circular motion always require one kind of a force to it. That is called as centripetal force. Okay. So any kind of a circular motion always requires centripetal force. Any kind of a circular motion always require centripetal. For example, एक और example ले लो. जैसे this is your positive nucleus. This is your positive nucleus. उसके आजू बाजू कौन रिवॉल्व करता है? In an atom. This is your atom. In an atom, around a positive nucleus, who revolves it? कौन रिवॉल्व करता है पॉजिटिव न्यूक्लियस के आजू बाजू इन एन एटम? कोई बता सकता है? Electrons. इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पर भी एक सर्कुलर मोशन ही हो रहा है. यस और नो? Yes. Yes, sir. तुमको मैंने पहले बताया किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए हमेशा रिक्वायरमेंट क्या होता है? एक सेंट्रीपिटल फोर्स. तो यहाँ पर भी तुमको क्या मिलने वाला है? एक सेंट्रीपिटल फोर्स. यहाँ पर भी तुमको क्या मिलने वाला है? एक सेंट्रीपिटल फोर्स. पर ध्यान से देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं होता. जैसे यहाँ पर क्या एक नेगेटिव चीज है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज है. नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में हमेशा कौन सा फोर्स होता है? तो के बीच में कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या देता है? सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं होता, वो कोई ना कोई फोर्स को कन्वर्ट करता है सेंट्रीपिटल फोर्स में. जैसे समझो आई टेक इट एज सन एंड आई टेक दिस एज सन एंड आई टेक दिस एज अर्थ. दोनों के बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है, पर वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स प्रोवाइड करेगा? यहाँ पर ये दो मासेस है ना. दिस इज योर कैपिटल मास अर्थ एंड दिस इज योर कैपिटल मास सन. मैं लास्ट लेक्चर में बताया था, जहां कहीं भी दो मासेस होंगे उनके बीच में हमेशा क्या रहेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स. जहां कहीं भी दो मासेस होंगे हमको तो हमेशा क्या मिलेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स. यहाँ पर वही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या प्रोवाइड करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स. और जहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा हमेशा वहां पर क्या होने वाला है? एक सर्कुलर मोशन. यस और नो? Yes, sir. अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने एग्जाम्पल लिया, एक मिनट, वेयर इज माय डस्टर. एक और एग्जाम्पल लेता हूं. मैंने यहाँ पर क्या लिया था? एक स्टोन लिया था. यस और नो? यहाँ पर मैं हूं और ये क्या है? यहाँ पर स्ट्रिंग है. स्ट्रिंग समझते हो ना? एक स्मॉल धागा या डोरी है. ओके. अभी सर यहाँ पर भी एक स्टोन किसी की आजू बाजू स्वर्ल कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन है या नहीं? ये पत्थर इस सेंटर के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है कि नहीं?
Yes. Yes, sir. तो अगर सर कोई चीज किसी चीज के अलोंग रिवॉल्व हो रहा है तो वो सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रहा है, और अगर वो सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रहा है ऑब्वियसली वहां पर क्या रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। यस और नो? Yes. Yes. जैसे मैंने इस कंडीशन में बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बनता है, अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बनता है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन होगा, यहाँ पर ये जो दो स्टोन के बीच जो स्ट्रिंग है वहां पर क्या प्रोड्यूस होता है, टेंशन प्रोड्यूस होता है, और वही टेंशन क्या बनता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी टेंशन का मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जब आप एक धागा लेते हो तो उसको टाइट पकड़ के रखोगे तो वो टेंशन में होगा, और उसको लूज छोड़ेगा तो स्लैक हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल टेक दिस, लुक हियर एवरीबॉडी, ये दिख रहा है तुमको, इट्स अ नॉर्मल चार्जर थिंग। अभी अगर इसको मैं ताना हुआ है दोनों तरफ, आई हैव अप्लाइड फोर्स फ्रॉम बोथ द एंड्स, आई एम ट्राइंग टू स्ट्रेच इट, सो दिस इज अंडर व्हिच फोर्स, टेंशन फोर्स। अभी ये क्या है, स्लैक हो गया ना। अब इस पे कोई फोर्स अप्लाइड है क्या, नहीं, No. इस पे कोई फोर्स अप्लाइड नहीं, पर अगर इसको मैं तान के खींचूं तो इस पे कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होगा। जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, एक टेंशन जैसी चीज प्रोड्यूस होती है। यस और नो? जैसे Yes, जैसे sir. कल पेपर है तुम्हारा और कुछ पढ़ के हुआ नहीं है तो क्या होता है, दिमाग में फोर्स अप्लाई हो रहा है, टेंशन में आते हो कि नहीं? कल पेपर है किसी का, कुछ पढ़ के नहीं हुआ है, सो यू फील अ सेंस ऑफ टेंशन इन योर माइंड। सिमिलरली ये प्रॉपर चीज है, इस पे मैं इस चीज को यहाँ पर पुल कर रहा हूँ और इस चीज को ऑपोजिट साइड में पुल कर रहा हूँ, सो दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग विल बी एक्सपीरियंसिंग व्हाट, फोर्स ऑफ टेंशन। ओके, और मैं इसी को ऐसे घुमाने को देखता हूँ। ओके, इतना याद रखो, किसी भी ऑब्जेक्ट को घूमने के लिए हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है, पर सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं होता। one kind of a force gets converted into other kind of a force, okay, or one kind of a force gets transformed, one kind of a force gets transformed to other kind of a force, okay। तो यहाँ जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हुआ तो सर्कुलर मोशन मिलता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, या फिर एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स एक सर्कुलर मोशन देता है। ओके, Yes. आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. इतना याद रखो, सर्कुलर मोशन के लिए चाहिए क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ना कोई फोर्स कन्वर्ट होके दे देता है। ओके Yes, sir. ओके, तो मैं रीड करता हूँ आगे। You know the motion, you know that the moon, which is a natural satellite of the earth, goes around it in a definite orbit. The direction of motion of the moon as well as its speed constantly changes during this motion. Do you think some force is constantly acting on the moon? मैंने पिछले अभी बताया कि मून अगर अर्थ के आजू बाजू घूम रहा है, दिस इज योर अर्थ, दिस इज योर मून, दिस इज योर अर्थ, दिस इज योर मून, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड इट। इसके आजू बाजू रिवॉल्व हो रहा है, रिवॉल्व होने के लिए हमेशा क्या लगता है, दिस पर्टिकुलर थिंग इज परफॉर्मिंग ए सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के लिए हमेशा क्या लगता है, Centripetal force. Centripetal force. तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्वियसली है, पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, इन दोनों मासेस के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अंडरस्टूड? Yes, sir. अंडरस्टूड? ओके, Yes. हाउ वुड इट्स मोशन वुड हैव बीन इन सच नो फोर्स एक्टेड ऑन इट। अगर समझो मून और अर्थ के बीच में, और मून और अर्थ के बीच में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एडिक्वेट नहीं होगा, मतलब जितना रिक्वायर्ड है, जितना रिक्वायर्ड है उतना नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन भी प्रॉपर्ली नहीं होने वाला। ओके, Yes, sir. Yes, sir. आगे का लास्ट पैरा। From the above activity, example and question, it is clear that moon to go around the earth, there must be a force which is exerted on the moon, and this force must be exerted by the earth, which attracts the moon towards itself. Similarly, the sun must be attracting the planets, including the earth, towards itself. किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन करने के लिए हमेशा एक फोर्स की जरूरत पड़ती है, और वो फोर्स हमेशा क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। कुछ भी कंडीशन रहे तो, मून या अर्थ रहने दो, अर्थ या सन रहने दो, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव न्यूक्लियस
कुछ भी रहने दो, अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन कर रहे है तो उसको हमेशा क्या लगने वाला है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सिर्फ कंडीशन अलग है कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर सेंट्रीपिटल, इन दोनों के बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दोनों के बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Static force. ओके, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी आगे का पार्ट लेते हैं, केप्लर्स लॉ। केप्लर्स लॉ इज वेरी सिंपल, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड केप्लर्स लॉ तुमको एक चीज की मालूम होना चाहिए, व्हाट इज दिस? एलिप्स वर्ड सुना है कभी किसी ने? Yes, sir. What is ellipse? Firstly, it's a geometrical figure. Okay, it is nothing but, अगर सिंपल किसी को पूछोगे तो क्या बोलोगे, सर इट्स अ ज्योमेट्रिकल फिगर। कैसा नो, जैसे सर्कल होता है, ट्राइंगल होता है, रेक्टेंगल होता है, तो वैसे एलिप्स इज व्हाट, ज्योमेट्रिकल फिगर। उसके अलावा किसी को कुछ मालूम है एलिप्स के बारे में? कोई कुछ भी एक नॉर्मल सा आइडिया भी दे दो, चलेगा। एनीबॉडी? नहीं आइडिया किसी को? मैं बता देता हूँ, अगर नहीं तो नहीं। ओके, सुनो, मेरा ड्राइंग पे मत जाओ, मैं पहले बता रहा, मेरा ड्राइंग बहुत बेकार है। नाउ लिसन, तुम लोगों ने एक ऑडिटोरियम तो देखा होगा ना, स्टेज, हम लोग जिसको स्टेज बोलते हैं। ओके, Yes, sir. तो व्हाट हैपेंस, द पर्सन इज स्टैंडिंग ओवर हियर, और एक दूसरा आदमी बहुत दूर खड़ा है, पर स्टेज पे खड़ा है, पर किसी और जगह पे खड़ा है। ओके, दिस पर्टिकुलर बॉय सेज समथिंग। ओके, और यहाँ पर भी एक लड़का खड़ा है, या मिडिल पोर्शन में भी एक लड़का खड़ा है। Listen to me. This particular boy is uttering some kind of a word, or at least saying some kind of a speech, or saying something, his dialogues. तो क्या होता है, this particular boy is not able to hear that particular thing clearly, पर इसको अच्छे से एकदम सुनाई देता है। ओके, तो मिडिल बॉय, हालांकि this particular boy इससे नजदीक है, but the boy at position B is able to hear the sound very clearly that is coming out from the boy at point A. कैसे? ये जो तुमको कर्व दिख रहा है ना, दिस कर्व इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ एलिप्स। एलिप्स का पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ क्लियरिटी क्या है, whenever two people are standing at a particular distance, ये जब बोलता है तो साउंड, ऑब्वियसली साउंड रिफ्लेक्ट होता है, यस और नो? साउंड इज एनर्जी ना, Yes, sir. and sound gets reflected, so it reflects in such a manner. Okay, whatever he says, that sound easily reaches to point B, and that too very clearly. जहाँ पर को साउंड निकल रहा है, रिफ्लेक्ट कहाँ पर जा रहा है, पॉइंट बी के पास जा रहा है, यस और नो? Yes. Yes, sir. यहाँ पर एक भी साउंड आ रहा है क्या? No. No. So when such type of a condition occurs wherein object are kept at a particular distance and there is a ellipse curve at your above, जहाँ पे साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इन दो पॉइंट को बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, फोकाई। इनको क्या बोला जाता है, FOCI, दैट इज प्लूरल। अगर सिंगल होगा तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, Focus. फोकस। इसका मतलब क्या है, किसी ज्योमेट्रिकल फिगर में अगर दो फोकाई होंगे, such that की रिफ्लेक्शन ऑफ वन reaches to the other in such a manner, तो इस पूरे कर्व को हम लोग क्या बोलेंगे, इस कर्व को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिप्स। इस कर्व को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिप्स। एक मिनट, सर्कल भी सेम ही फिगर होता है। सर्कल एक ऐसा फिगर होता है ना, जिसमें क्या होता है, इसको अगर मैं धीरे धीरे से प्रेस कर दूं तो ये फोकाई धीरे नजदीक आने लगेंगे ना। Yes. If I press this
ellipse from both its ends and try to suppress it, तो ये फोका इधर आ जाएगा, ये फोका इधर आ जाएगा, yes or no? धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, इधर का फोका इधर आ जाएगा और यहाँ का फोका इधर आ जाएगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, center. Both are a geometrical figure. Particularly ellipse is a geometrical figure wherein there are presence of what, two foci lengths. Okay, ellipse is a geometrical figure. Ellipse is a geometrical figure जहां पर दो फोकाई प्रेजेंट होते हैं, और सर्कल इज अ geometrical figure जिसमें सिर्फ एक ही फोकस या फिर एक ही फोकाई होता है. ओके, Yes, sir. Yes. पर्टिकुलरली ये फॉर्म कैसे होता है, तुम लोग को टेक्स्ट बुक में भी दिखाई दे रहा होगा. जैसे फॉर एग्जांपल आई टेक अ कोन. कोन समझते हो ना, आइसक्रीम का कोन देखा होगा सब लोग ने. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. टेक दिस थिंग, अब सपोज आई टेक अ नाइफ एंड आई कट इट डायरेक्टली, एक हॉरिजॉन्टल वे में कट करता हूं, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, प्रॉपर सर्कल मिलेगा, है ना. ये पूरे सर्कल है ना, यहाँ पर ये भी एक सर्कल है ना, इसके ऊपर सर्कल होगा, इसके ऊपर एक सर्कल होगा. ये सुनो, ये कोन पूरा किस चीज का बनाता है, कोन को हम लोग उल्टा करते तो हमको ऊपर से क्या दिखता है, कॉर्नेटो खत्म होने के बाद, कॉर्नेटो भी खत्म होता है जब ऊपर का आइसक्रीम चॉकलेट लेयर खत्म होता है, तुमको एक सर्कल दिखाई देता है. ये सुनो, Yes. तो मैं इफ आई टेक अ कोन और मैं डायरेक्टली उसको कट कर दूं स्ट्रेट पैरेलल लाइन में, एक पैरेलल लाइन लो, उसको सीधा कट कर दूं, तो मुझे जो यहाँ पर मिलेगा क्रॉस सेक्शन, वो क्या रहेगा, Circle. सर्कल. बट उसी चीज को, सेम कोन को इफ आई, एक मिनट, सेम कोन को अगर मैं ऑब्लिकली कट करूं, इसमें ऑब्लिकली कट करूं मतलब स्लैंट पोजीशन में, सिंपल इंग्लिश में इसको क्या बोलूंगा, स्लैंट पोजीशन पे, तो यहाँ पे जो मुझे मिलेगा वो क्या रहेगा, मेरा एलिप्स. क्या रहेगा वो, एलिप्स. दोनों फिगर जिसने में ऑलमोस्ट, ये भी क्लोज फिगर है, सर्कल भी क्लोज फिगर है, एलिप्स भी क्लोज फिगर ही है. फर्क क्या है, यहाँ पर दो फोकाई होते हैं और यहाँ पर वही दो फोकाई कोइंसाइड हो जाते हैं एक. ओके, Yes. ellipse and circle are both geometrically closed. The only difference is that in ellipse there is a presence of two foci, and in circle there is a coincidence. दो foci coincide करके एक ही बन जाते हैं. ओके, सर्कल कैसे मिलता है, कोन को स्ट्रेट पैरेलल काटो तो तुमको सर्कल मिलेगा, और उसी कोन को अगर तुम लोग ऑब्लिकली काटते हो या फिर स्लैंटली कट करते हो, तुमको यहाँ पर क्या मिलेगा, एलिप्स. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. श्योर. अभी जैसे तुमको मालूम है, सर्कल के इस पार्ट को क्या बोलते हैं, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, क्या बोलते हैं इसको, सेंटर से लेके रेडियस बोलते हैं. यस और नो? और ये पूरे इसको क्या बोलते हैं, Diameter. सर्कल के पेरिफेरी को क्या बोलते हैं, Circumference. तो सिमिलरली हम लोग ये जो एलिप्स है, एलिप्स के भी हम लोग डायनामिक्स देखते हैं कि कौन से पार्ट को क्या क्या बोलते हैं. तुमको सब जाने की वैसी जरूरत है नहीं, और जो जो रिक्वायर्ड होगा हमको, हम लोग वो देख लेंगे. ओके, ये तो क्या हुआ है, फोका है. ओके, दिस इज योर मेजर एक्सिस, दिस इज योर माइनर एक्सिस. मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस चेंज हो सकता है, ये भी मेजर और माइनर हो सकता है, ये भी मेजर और माइनर हो सकता है. समझा? जो लेंथ में ज्यादा होगा उसको हम लोग मेजर बोलेंगे, जो लेंथ में कम होगा उसको माइनर बोलेंगे. ओके, तो फिलहाल ये लेंथ में ज्यादा दिख रहा है, इसको मैं क्या बोल दूंगा, मेजर एक्सिस. और लेंथ में छोटा लग रहा है ना एज कंपेयर टू दिस, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, माइनर एक्सिस. ओके, Yes. इट कैन बी बोथ वाइस वर्सा. तो हम लोग जब भी केपलर्स लॉ पढ़ने वाले, तो हमको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये दो फोका है. ओके, देखते चलो केपलर्स लॉ क्या है. Planetary motions had been observed by astronomers since ancient times. Before Galileo, all the observations of the planet's position were made with the naked eyes. By the 16th century, a lot of data were available about planetary positions and motions. Johannes Kepler studied the data. He noticed that motion of
planets follow certain laws. He stated 3 laws describing planetary motions. These are known as Kepler's laws. What does paragraph say? कि before Galileo, आपको गैलीलियो तो मालूम होगा, गैलीलियो ने टेलीस्कोप इन्वेंट किया था ना? Yes, Yes. sir. Galileo invented a telescope which made us to help to look after the planetary motions. और उसके पहले we observed the planets just by our naked eyes. Okay? तो पहले जो भी प्लैनेट के मोशंस होते हैं हम लोग सिर्फ नेकेड आई से ही देखते थे, प्लैनेट्स को प्रेडिक्ट भी हम लोग नेकेड आई से ही करते थे. तो जैसे गैलीलियो, as soon as Galileo discovered the telescope, a scientist called as Kepler started studying the planetary motions. Galileo के पास telescope था. He used that particular telescope and did a study on planets. What did he do? A study on planets. Study on planet. And what did he observe? that कि planets जो motion करते हैं ऐसे randomly कोई कहाँ भी motion नहीं कर रहा है. Planets they are moving in a particular direction. उसका एक particular pattern था. Okay. जिसे हम लोग बोलते हैं कि मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, बट इट इज रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. यस और नो? एक पर्टिकुलर Yes. स्पीड से चलता है, एक पर्टिकुलर स्पीड से चलता है. उसका टाइम हमेशा फिक्स होता है. 30 डेज में फुल मून से एक 30 डे के सर्कल में वो फुल मून से न्यू मून तक जाता है. यस और नो? Yes. Even earth moves around the sun in a particular fixed time, that is 365 days a year. Yes or no? आधे 6 मंथ में आधा डिस्टेंस कवर हो गया रहता है. हर साल उसके ग्राउंड मारने को एटलीस्ट 365 डेज लगते हैं. टाइम स्पेसिफिक है, उसका मोशन भी स्पेसिफिक है, उसका स्पीड भी मेंटेन्ड होता है. तो what did Kepler do? Kepler did the study of planets, and while study of planets he gave or concluded some laws of it. कि प्लैनेट जब भी कोई मोशन करता है, so they are doing their motion by following particular laws. हमको उसी लॉज के बारे में पढ़ना है. ओके? Yes, sir. Yes, sir. कोई रीड कर सकता है? इसका नाम लो. अक्षता. अक्षता रीड करो. Yes, sir. स्टार्ट. Kepler's law. Planetary motion has been observed by the astronomers since ancient times. Before Galileo, all observations of the planet's position were made with naked eyes. By the 6th century, a lot of data were available about planet positions and motion. Johannes Kepler studied these data. He noticed that the motion of the planets follows a certain law. He stated 3 laws describing planetary motions. These are known as Kepler's law, which are given below. Kepler's और सुनो एक मिनट अक्षता. सुनो, while I am teaching ना, if you people find any doubt regarding anything, मतलब कोई वर्ड जैसे मेरे से कोई छूट गया रीडिंग करते वक्त और तुमको उस चीज में डाउट है तो मेरे को वही रोक के उस चीज का मतलब पूछा करो. ओके? Sometime it might happen कि I might skip a word. So if you are having a particular doubt regarding, please feel free to ask me in between. Okay? इतना याद रखो. कोई भी डाउट अपने पास रखो मत. I'm telling you, don't keep any doubt to yourself. Okay? Yes, sir. Okay. अभी जो एक मिनट, डू यू नो में तुमको सबसे लास्ट वाला लाइन दिखाई दे रहा है, AF1 plus AF2 is equals to BF1 plus BF2 is equals to CF1 plus CF2. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. वो क्या? That's a governing principle for ellipse. इसका मतलब क्या है? Suppose this is point A, this is point Z, नहीं, this is point P. Okay? I take any point on the circumference. इसको हम लोग circumference बोलेंगे ना, जैसे इसको हम लोग circumference बोलते हैं, इसी बाउंड्री को हम लोग क्या बोलेंगे? Circumference बोलेंगे. I take a random point over here. क्या लूं? चलो ले लिया V. Okay? So what does ellipse? Its property states that कि ये जो distance होगा
and I take one more point over here. यहाँ पर randomly यहाँ पर एक लेता हूँ. B, C, D. Now listen everybody. These 2 points are on the foci. These 2 points are on the circumference. Yes or no? Yes, sir. Yes. Now let us see what does it mean. Join these 2 points. And similarly join these 2 points. For this condition, I take AB plus BD. Okay. Supposedly AB is how much? 3 centimeters. So अंदाजा पकड़ो, AB is 3 centimeter, and this thing is what? 7 centimeter. AB कितना है? 3. 3 centimeter. BD कितना है? 7 7 centimeter. So AB plus BD. AB, the journey started from one focus, went on to the circumference and ended where? Second focus पे, है ना? Start एक focus से हुआ, circumference पे point गया, फिर वापस कौन से point पे आया? Second foci पे. Yes or no? तो ये total Yes, distance कितना हो जाएगा? 3 centimeter plus 7 centimeter. कितना हो गया? 10 centimeter. Now similarly do the same condition for here. Suppose here AC is 6 centimeter. CD is 4 centimeter. तो क्या होगा यहाँ पर? AC plus CD कितना हो जाएगा? 10 centimeter. 10 AC 6 centimeter, CD is 4 centimeter. कितना हो जाएगा वापस? 10 centimeter. Yes or no? What do you observe that? कि ये distance, addition of these two distance is equal to addition of these two distance. Yes or no? ये एक एक distance same नहीं है, पर दोनों distance का addition हमेशा क्या आने वाला है? Same. So supposedly I take a point over here x. तो क्या आने वाला है? तुम लोग ये डिस्टेंस के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या? नहीं, पर इतना बता सकते हो कि दोनों डिस्टेंस का एडिशन में कितना आने वाला है? 10. ax plus xd कितना आएगा? 10. You cannot predict the individual distance, but you can predict the sum of both the distance. Yes or no? Yes. पूरे एलिप्स के सर्कमफ्रेंस से कहां पर भी जाओ, मैंने समझो यहां पर पॉइंट ले लिया, क्या रहेगा? AQ प्लस QD क्या रहने वाला है? 10 centimeter. So wherever you go, suppose if I take the point over here as well, क्या रहेगा? 10 centimeter. AF plus FD क्या रहने वाला है? 10 centimeter. Whatever be the distance, whatever any point on the circumference always supplies for this particular thing कि हमेशा distance of the point from the two focus, distance of any point, कोई भी पॉइंट इन द सर्कमफ्रेंस पे उसका डिस्टेंस दोनों फोकस से मिला के हमेशा क्या रहने वाला है? सेम. ऐसा नहीं कि 10 ही रहेगा, और जो भी डिस्टेंस रहने वाला है हमेशा क्या रहने वाला है? सेम. ओके? Yes, sir. Yes. ओके, चलो केप्लर्स का फर्स्ट लॉ देखते हैं. व्हाट इज केप्लर्स फर्स्ट लॉ? केप्लर्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकाई. अभी तुमको ऑर्बिट तो मालूम है. ऑर्बिट इज व्हाट? Orbit is nothing but the path on which, path of circular motion को हम लोग क्या बोलते हैं? Orbit. Orbit. Path of a circular motion को हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं. जैसे ये अर्थ है, ये मून है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? सर्कुलर पाथ. ये इसका क्या हो जाएगा? ऑर्बिट. मून is revolving around the earth in this particular orbit. Yes or no? Yes. Yes, sir. Similarly, this is sun and this is earth. ये सर्कुलर ऑर्बिट है क्या? नहीं ना. सर्कुलर तो दिख रहा नहीं है. सर्कल दिख रहा है क्या? यहाँ से दबा हुआ है, यहाँ से खुला हुआ है. Yes or no? So I can say this particular motion or this particular thing is the orbit of earth around the sun. Yes or no? What does first law state? The orbit of a planet
in an ellipse with the sun at one of the foci. Let me draw first an ellipse. देखिए चलो, दिस इज योर सन, दिस इज योर, ये तुम्हारा मेजर एक्सिस है, तुम्हारा माइनर एक्सिस. ऑब्वियसली ये कौन सा कर्व तुमको दिखाई दे रहा है? ये तुमको दिखाई दे रहा है एलिप्स. एलिप्स. और अगर एलिप्स है तो इसको हमेशा दो चीज क्या रहेगा? यहाँ पर एक F1 और यहाँ पर एक F2. So what is orbit? What is Kepler's first law? Orbit of a planet is an ellipse with sun at one of the foci. यहाँ पर एक सन है समझो, ओके यहाँ पर एक सन है, एक फोका, दोनों में से किसी भी फोका पे मैं एक सन रख रहा हूँ. सन के अराउंड हमेशा क्या घूमता है? एक प्लैनेट. वो सब प्लैनेट कैसे घूमेगा? ऐसे गोल घूमेगा सन उसके आजू बाजू, ऐसे घूमेगा, या फिर ऐसे ऐसे करके कैसे जाएगा वो? उसका पाथ हमको मालूम नहीं, उसका ऑर्बिट हमको एक्चुअल में मालूम नहीं है. केप्लर हमको क्या बोलता है कि सन को हम लोग किसी भी एक फोकाई पे रखो और उसके आजू बाजू को जो प्लैनेट होगा, the planet which is revolving around the sun will travel in a particular direction, and that particular direction is nothing but the ellipse. planet ऐसे करके, कभी planet यहाँ पर होगा, कभी यहाँ पर होगा, कभी यहाँ पर होगा. और अब मैं जब सब पॉइंट्स को ज्वाइन करके देखता हूँ तो मुझे क्या मिलता है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट्स किस कर्व को ज्वाइन कर रहे हैं? एलिप्स को. So what is Kepler's first law? The orbit of a planet, this is what your planet, the orbit of a planet is what? An ellipse. ये तुमको कौन सा शेप दिखाई दे रहा है? एलिप्स का शेप दिखाई दे रहा है, yes or no? Yes. The orbit क्या था? Orbit is nothing but the path of a circular motion. This particular planet is performing a circular motion. but ये circular motion किस orbit पे हो रहा है? ये वाली चीज पे हो रहा है, इस चीज पे घूम रहा है ना. ये प्लैनेट ऐसे ऐसे मोशन में घूम रहा है सन के अराउंड, yes or no? Yes, sir. Yes. पर जिस चीज को मैं जैसे जैसे डार्क होते जा रहे हैं, तुमको कर्व कौन सा लग रहा है? सर्कल वाला कर्व लग रहा है क्या? No. ये सर्कल दिख रहा है तुमको? नहीं ना. ये कौन सा कर्व, ज्योमेट्री का फिगर है? Ellipse. So I can say a planet, the orbit of a planet is an ellipse with sun at one of the foci. Okay, तो सन यहाँ पर भी हो सकता है या तो यहाँ पर भी हो सकता है. क्या कंडीशन है? प्लैनेट अगर सन के आजू बाजू घूम रहा है तो वो कैसे घूमेगा? एलिप्टिकल मोशन में घूमेगा विथ सन एट वन ऑफ द फोकस. सन कैन बी हियर और इवन कैन बी हियर. ओके, एट ए टाइम दोनों पोजीशन पे नहीं होगा. सन एक तो इधर होगा, एक तो या फिर इधर होगा. समझा? Yes, sir. पहले कैसे होता कि जस्ट बिफोर केप्लर्स लॉ एवरीवन बिलीव कि प्लैनेट सन के आजू बाजू घूमते, बट कैसे? सर्कुलर, ऐसे घूमते. ये तुम्हारा सन होगा, ये तुम्हारा प्लैनेट होगा. तो सब पहले ऐसा एजम्पशन था कि planet revolved around the sun in which motion? Circular motion. Circular motion. बट ऐसा करेक्ट था क्या? नहीं, इट वाज रॉन्ग. No. ऐसा एज्यूम करते थे, बट केप्लर गिव अ क्लियर आइडिया दैट एक प्लैनेट एक सन के अराउंड घूमता है, पर कैसे? ऑर्बिट में, एलिप्टिकल ऑर्बिट में. Ellipse. और घूमते वक्त सन कहां पर होता है? उसके सेंटर में होता है? नहीं, वो हमेशा एलिप्स के कोई एक फोकाई पे हो सकता है. सन कभी एक फोकाई पे यहाँ हो सकता है तो कभी यहाँ पे हो सकता है. ओके, Yes. अंडरस्टूड? Yes. इवन वी से ना कि हम जो मून है, दैट मून ऑल्सो रोटेट्स अराउंड द अर्थ. मून ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, पर वो सर्कुलर मोशन में नहीं करता, सेम मोशन में ही करता है. जहां पर समझो अगर इसको मैं मून पकड़ू तो अर्थ कहां पर हो सकता है? एक तो यहाँ पर हो सकता है, एक तो यहाँ पर हो सकता है. ओके, Yes. प्लैनेटरी मोशन, कोई भी प्लैनेट किसी भी प्लैनेट के अराउंड सर्कुलर मोशन में कभी नहीं घूमता, वो हमेशा एलिप्स के मोशन में घूमता है. ओके, Yes. Yes, sir. ओके. सेकंड, अभी क्या देखते हैं? केप्लर सेकंड लॉ. ध्यान से सुनो, लिसन टू द वर्ड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन sweeps equal areas in equal intervals of time. चलो देखते क्या है वो. एक बार वापस बार रीड करता हूं मैं. द लाइन जॉइनिंग, लाइन बोला है,
व्हाट इज लाइन? लाइन इज नथिंग बट, लाइन के दो एंड्स होते हैं ना, लाइन को बनाने के लिए हमेशा दो पॉइंट्स लगते हैं, यस और नो? Yes. Yes. लाइन को बनाने के लिए हमेशा दो पॉइंट लगते हैं, तो यहाँ पर लाइन ज्वाइन करने के लिए कौन से दो पॉइंट्स दिए हैं? द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन ना, तो समझो मैं यहाँ पर सन पकड़ता हूँ, दिस इज योर सन एंड सपोज दिस इज योर प्लैनेट। दो पॉइंट है, दो पॉइंट में तो क्या ज्वाइन हो सकता है? लाइन ज्वाइन होगा, यस और नो? Yes, sir. सो लेट अस ज्वाइन अ लाइन। अभी क्या बोला है? द लाइन ज्वाइनिंग, अभी द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट सन, तो मैंने लाइन ज्वाइन कर दिया, सन और प्लैनेट के बीच में लाइन ज्वाइन कर दिया। स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। टाइम बोला है, थोड़ी देर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये प्लैनेट भी आगे बढ़ेगा, यस और नो? क्योंकि ये प्लैनेट हाँ। किसमें मोशन में है। Yes. किसी ने बोला है कि प्लैनेट रेस्ट पे होता है? नहीं, प्लैनेट किसमें मोशन में होता है हमेशा। हम्म, तो अगर मोशन में है और अगर टाइम देंगे उसको, तो वो उधर ही रुकेगा कि आगे बढ़ेगा? आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा. So I can say, suppose after some time t, after some time t1, after time t1 वो प्लैनेट यहां से कहां पर आया? यहां पर आ गया। ओके, कितना टाइम उसने ट्रैवल किया? t1, यस और नो? यहां से यहां जाने उसको कितना टाइम लगा? t1। Yes, sir. पर जब वो यहां से यहां जा रहा था तो कैसे ट्रैवल किया? ये लाइन पहले यहां पर थी, फिर लाइन थोड़ी यहां पर आई, यहां पर आई, यहां पर, और लास्ट में किधर जुड़ गई? यहां पे आके जुड़ गई ना। उसके पोजीशन। Yes, sir. द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट सन धीरे धीरे ऐसे बढ़ी, तो मैं बोल सकता हूं कि यहां से यहां जाते वक्त इट स्वेप्ट दिस एरिया ना, इतना एरिया उसने कवर किया, यस और नो? हाँ। दिस पर्टिकुलर लाइन फ्रॉम मूविंग हियर टू हियर, उसने इतना पूरा एरिया कवर किया कि नहीं? Yes, sir. हाँ। एरिया है तो इसको मैं देता हूं समझो A1। ओके, यहां Yes, से sir. इन टाइम Yes, t1, sir. in time t1 दिस प्लैनेट along with the sun covered this much area A1। वापस एक बार सुनो, in time t1 line joining planet and sun, in time t1 line joining planet and sun covered A1 amount of area, yes or no? Yes, sir. yes। अभी एक और देखते चलो, यहां पर मैं प्लैनेट रखता हूं, वापस मैंने क्या ज्वाइन किया? सन और प्लैनेट को वापस ज्वाइन किया, Line. लाइन ज्वाइनिंग हाँ। प्लैनेट एंड सन। थोड़े देर बाद मैंने वापस को थोड़ा टाइम दिया, कितना टाइम दिया? सेम टाइम दिया। T2. टाइम t1 नहीं, मैंने टाइम भी वही दिया, सेम ही टाइम दिया, सेम टाइम दिया, समझो। ओके, तो यहां से वो यहां पर जाएगा थोड़े टाइम के बाद, t1। ओके, Yes. वापस मैंने लाइन क्या, वो पहले लाइन यहां पर थी, फिर धीरे धीरे यहां पर आई, यस और नो? Yes, आफ्टर sir. टाइम t लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट स्वेप्ट दिस मच ऑफ एरिया, ये पूरा एरिया उसने स्विफ्ट किया। स्वेप्ट मतलब Yes. ऐसे झाड़ू मारा ना। हाँ। एक और कंडीशन लेता हूं, यहां पर मैंने प्लैनेट रखा, वापस क्या किया? मैंने ज्वाइन किया। Line. आफ्टर टाइम t2 प्लैनेट यहां पर आया, अभी मेरे को बताओ, जब तक प्लैनेट और सन के बीच में टाइम इंटरवल सेम होगा, टाइम इंटरवल मतलब क्या होता है? गैप। इंटरवल मतलब क्या होता है? Gap. Gap. इंटरवल कहां पर होता है? हम लोग जब मूवी देखने आते हैं तो स्टार्ट और एंड के बीच में इंटरवल होता है कि नहीं? Yes, हाँ। sir. Yes. सिमिलरली इंटरवल क्या है? यहाँ पर एक पोजीशन था, यहाँ पर एक पोजीशन है, दोनों के बीच में टाइम इंटरवल कितना है? t1। प्लैनेट के दो पोजीशन है, ये एक फर्स्ट पोजीशन, ये एक सेकंड पोजीशन। यहां से यहां जाते हो कितना टाइम लगा उसको? कितना टाइम इंटरवल लगा? t1, यस और नो? T1. Yes. इन दिस कंडीशन प्लैनेट को यहां से यहां जाने के लिए कितना टाइम इंटरवल लगा? T1. T1. इन थर्ड कंडीशन, दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड एंड दिस इज योर थर्ड,
In third condition, planet required the time interval required for planet to go from one position to another position. कितना time interval था? T2. T2. अभी ध्यान से सुनो, जब तक टाइम इंटरवल सेम होगा ना, जब तक टाइम इंटरवल सेम होगा तो उन्होंने जो एरिया स्वेप्ट किया वो भी क्या रहने वाला है? सेम. अगर यहाँ पर A1 था तो यहाँ पर भी क्या होने वाला है? A1. और अगर टाइम इंटरवल अलग अलग है, टाइम इंटरवल अलग है तो एरिया स्वेप्ट भी क्या होगा? अलग. अंडरस्टूड? अभी मैं स्टेटमेंट को डायग्राम के साथ कोरिलेट करके बताता हूँ. ओके, ध्यान दो बोर्ड पे. The line joining planet and sun, the line joining planet and sun sweeps equal areas. यहाँ भी दिख रहा है equal area. ये भी कौन सा A1 है? ये भी A1 है. The line joining between planet and sun sweeps equal areas. कभी? When there is an equal interval of time. Yes or no? Yes, sir. Yes. planet और sun equal area cover करेंगे. planet और sun equal area cover करेंगे अगर उनके बीच में टाइम इंटरवल भी क्या हो? सेम. सेम हो. अगर टाइम इंटरवल इक्वल होगा तो एरिया स्वेप्ट भी क्या होगा? इक्वल. टाइम इंटरवल अलग अलग होगा तो एरिया स्वेप्ट भी क्या होगा? अलग अलग. और अगर समझो, अगर मैंने यहाँ पर टाइम इंटरवल दे दिया T1 तो एरिया क्या आएगा वापस? A1. जब तक टाइम इंटरवल सेम रहेगा एरिया स्वेप्ट विल बी आल्सो सेम. टाइम इंटरवल अलग तो एरिया भी क्या रहेगा? अलग. टाइम इंटरवल चेंज हो गया, एरिया स्वेप्ट भी चेंज हो जाएगा. टाइम इंटरवल सेम रहेगा, एरिया स्वेप्ट भी सेम रहेगा. अंडरस्टूड? दिस इज योर केपलर सेकंड लॉ. Yes, sir. Yes, sir. Totally understood? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now Kepler's third law. Okay. तो ये वाला पार्ट थोड़ा लेंथी है, आगे का दोनों पार्ट सिंपल है. ओके, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बहुत सिंपल. आगे देखते हैं हम लोग. Kepler's third law. The square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of mean distance of the planet from the sun. अभी क्या है, इसको वापस रब करना पड़ेगा. अभी वहां पर एक टर्म दिया गया. क्या दिया गया है? पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन. है ना? पीरियड मतलब पर्टिकुलर, इसको क्या बोला जाता है? टाइम पीरियड. वर्ड सुना है कभी? कोई बता सकता है व्हाट इज टाइम पीरियड? एनीबॉडी? कोई भी जनरल डेफिनेशन देता हूं या फिर टाइम पीरियड के बारे में कुछ भी बता दो, चलेगा मुझे. एक कोई शेड्यूल का टाइम शायद. जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तुमको ये टाइम और इस टाइम के बीच में फर्क मालूम होना चाहिए. ओके, दोनों का यूनिट सेम ही है. इसको भी हम लोग सेकेंड्स में गिनते हैं और इसको भी हम लोग सेकेंड्स में ही गिनते हैं. ओके, सिर्फ फर्क क्या है? ये डिनोट होता है स्मॉल टी से और ये डिनोट होता है कैपिटल टी से. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, टाइम भी sir. हम लोग सेकेंड्स में गिनते हैं, टाइम पीरियड भी हम लोग सेकेंड्स में ही गिनते हैं. सिर्फ फर्क क्या है? जब इसको डिनोट करते तो हम लोग स्मॉल टी लिखते हैं और टाइम पीरियड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से. ओके, अभी टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड इज नथिंग बट द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन या फिर वन रोटेशन. जैसे अर्थ है, सन है. अर्थ को एक कंप्लीट रोटेशन या फिर एक कंप्लीट सर्कल के लिए कितना टाइम लगता है? 24 hours. 24 hours. सुनो ध्यान से सुनो. अर्थ को सन के अराउंड एक राउंड मारने के लिए कितना टाइम लगता है? 365 डेज. तो आई कैन से, मैंने डेफिनेशन क्या बोला था? टाइम रिक्वायर्ड to complete one oscillation और रेवोल्यूशन. एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड. अर्थ और सन के कंडीशन में टाइम पीरियड कितना होता है? 365 डेज. 365. नो? सिमिलरली अर्थ को the time required for earth to rotate around its own axis, अर्थ को खुद का एक राउंड मारने के लिए कितना टाइम लगता है? 24 hours. यस और नो? जैसे स्कूल्स में हम लोग जाते हैं, हर लेक्चर के बीच में गैप कितना होता है?
अभी देखो, एक लेक्चर स्टार्ट हुआ 8 o'clock को, दूसरा लेक्चर स्टार्ट हुआ 9 बजे, तीसरा 10 बजे, फिर 12 बजे, सॉरी 11 बजे, फिर 12 बजे। गैप कितना है? 1 आवर का। 1 hour का। कितना है? 1 आवर का ना। 1 hour। Yes, तो sir. यहाँ पर टाइम लेक्चर स्टार्ट, यहाँ पर लेक्चर स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर भी वापस लेक्चर ही स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर भी वापस लेक्चर ही स्टार्ट हुआ है। जैसे अर्थ यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, घूम के उसी पोजीशन पे आया, यहाँ पर भी लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर भी लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। सेम थिंग है ना। सेम थिंग से सेम थिंग आने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Time ये Time पोजीशन था, उसी जगह एक जगह घूम के वापस उसी जगह पर आना या फिर सेम पोजीशन पे आना, उसको लोग टाइम पीरियड बोलते हैं कि नहीं। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट हो रहा, यहाँ पर भी लेक्चर स्टार्ट हो, दोनों सेम पोजीशन है। एक पोजीशन से दूसरे सेम पोजीशन में आने के लिए जो टाइम लगता है उसको लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। हर सेम पोजीशन के बीच में टाइम पीरियड कितना है? 1 hour का। तो टाइम पीरियड का मतलब समझा क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. Time required to complete one rotation or one oscillation is referred to as Time period. time period, denoted by capital T, and its unit is seconds. तो यहाँ पर क्या लिखा है? The square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of mean distance of a planet from the sun. वापस सन और प्लैनेट बनाओ। और सन और प्लैनेट सर्कुलर मोशन में घूमते हैं क्या? नहीं। कौन से मोशन में घूमते हैं? एलिप्स में। Ellipse. तो यहाँ पर एक सन यहाँ पर लग दिया मैंने, यहाँ पर मैंने अर्थ रखा, दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसको मैं क्या बोलेगा? स्मॉल आर। व्हाट इज स्मॉल आर? मीन डिस्टेंस। Mean distance। और ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो रहा है? अर्थ सन का राउंड मार रहा है ना। यस और नो? Yes. एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लगने वाला है? जो भी टाइम लगेगा उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? टाइम पीरियड। यस और नो? Time period. डिनोटेड बाय Yes. कैपिटल टी, और ये रहेगा तुम्हारा स्मॉल आर। यस और नो? Yes. तो क्या लिखा है? स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन मतलब क्या? स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है ना। स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन कैसे होता है? ऐसा। यस और नो? Yes. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन। क्यूब मतलब 3, मीन डिस्टेंस क्या है? r। R. इधर क्या रहेगा? r क्यूब। यस और नो? Yes, sir. बट ये जो इक्वेशन है, दिस इज अ प्रोपोर्शनल इक्वेशन। हम लोग किसी भी चीज, हम लोग इक्वेशन को कभी बोलते हैं, इक्वेशन हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज इक्वेशन ना। इक्वेशन में कौन सा वर्ड आता है? इक्वल आता है कि नहीं वर्ड? Yes. किसी भी स्टेटमेंट को मैं इक्वेशन तभी बोलूंगा, किसी भी स्टेटमेंट को मैं इक्वेशन तभी बोलूंगा जब उसके अंदर कौन सा साइन होगा? इक्वल टू का साइन होगा। Equal. Equal to the sign। यहाँ पर इक्वल टू का साइन है क्या? No. तो इसको मैं इक्वेशन नहीं बोल सकता ना, और विदाउट इक्वेशन हम लोग यूज नहीं कर पाते। किसी भी सम को सॉल्व करने को हमको हमेशा इक्वेशंस लगते हैं। यस और नो? इसको बेसिस पे हम लोग सम सॉल्व नहीं कर सकते। यस और नो? Yes, yes, sir। Yes. तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? रिमूव प्रोपोर्शनलिटी साइन। यस और नो? Yes. और व्हेनेवर वी रिमूव प्रोपोर्शनलिटी हमेशा एक कांस्टेंट आ जाता है। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनलिटी का साइन मैंने रिमूव कर दिया, तो इक्वल टू साइन तो आ जाता है, और उसके साथ हमेशा क्या आता है? Constant. और आर क्यूब वैसे का वैसा ही। जो चीज यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल टू किस तरह की जो क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। यस और नो? Divide हुई। Yes, sir. तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, यहाँ पर क्या था? आर क्यूब यहाँ पर लेके गया, तो यहाँ पर बचा कैसे? कांस्टेंट। यस और नो? Constant. Yes, sir. और कांस्टेंट को हम लोग किसी भी अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं। ओके, पर यहाँ पर कौन से कांस्टेंट डिनोट किया है? K. अंडरस्टूड? Yes, Square sir. of period of revolution, square of period of revolution is directly proportional to the mean distance cube. Okay, square of period of revolution is directly proportional to the cube of mean distance. Understood? Yes, sir. Yes. Numericals में हम लोग ये नहीं Yes, यूज sir। करेंगे यार, we will be using this particular thing. Okay, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कौन सा साइन है? इक्वल टू साइन है। ओके, Yes, sir. Yes, sir. इसको हम लोग Yes. न्यूमेरिकल्स में यूज नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल्स में यूज करने के लिए इक्वेशन चलता लगता है,
और इक्वेशन तभी आता है जब उसमें इक्वल टू साइन प्रेजेंट होता है। यहाँ पर इक्वल टू साइन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर इक्वल टू साइन प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग इसको यूज करेंगे। ओके, Yes, sir. Yes. तीनों लॉ समझे? Yes, sir. किसी को कोई कुछ Yes, डाउट? No, sir. देखो इस पर्टिकुलर थिंग में ना केप्लर्स लॉ ने हमको ग्रेविटेशन के बारे में कुछ नहीं बताया। हालांकि चैप्टर का नाम क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन है ना चैप्टर का नाम। Yes, sir. बट केप्लर डिड नॉट हेल्प और गिव एन आइडिया अबाउट ग्रेविटेशन टिल नाउ। अभी तक ग्रेविटेशन के बारे में कुछ नहीं बताया। यस और नो? ही जस्ट गिव अस अ ब्रीफ आइडिया ऑफ Planet. Planets and orbit. Planetary motion. प्लैनेट। उसने सिर्फ प्लैनेट और प्लैनेट मोशंस कैसे करते हैं एक उसका अंदाजा दिया। ग्रेविटेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया अभी तक। ओके, Yes, sir. केप्लर जस्ट गिव एन आइडिया ऑफ प्लैनेट्स एंड इट्स मोशन। प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स मोशन करते हैं, मोशन किस सेंस में करते हैं, सिर्फ एक उसका आइडिया दिया। ओके, Yes. अंडरस्टूड? Yes, पहला sir. लॉ क्या था? Yes. पहला लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ इज दैट कोई भी प्लैनेट किसी सन के अराउंड अगर घूमेगा तो कैसे सेंस में घूमेगा? एलिप्टिकल सेंस में, ना कि सर्कल के मोड में। यस और नो? कोई भी Yes, sir. प्लैनेट किसी भी सन के अराउंड घूमेगा तो इट विल बी लाइक इन एलिप्टिकल मोशन। और सन कहां पर हो सकता है? एक तो यहाँ पर हो सकता है, एक तो यहाँ पर हो सकता है। ओके, आइदर ऑफ द पोजिशन, दोनों एक साथ नहीं होगा। एक तो सन इधर होगा, एक तो इधर होगा। सेकेंड, प्लैनेट एंड सन स्वेप्ट equal areas. Swept equal areas if the time interval is equal. Equal. Yes or no? Equal. Yes. Yes, sir. अभी मुझे बताओ यहाँ पर एरिया स्वेप्ट सेम होगा या अलग अलग होगा? यहाँ पर T1 है, यहाँ पर T2 है, तो ये दोनों एरिया अलग अलग होंगे, सेम होंगे? अलग अलग होगा. ये होगा A1 और ये होगा A2 A3 कुछ भी हो सकता है, पर A1 नहीं होगा। ये A1 होगा पर ये A1 नहीं होगा। A2 A5 Z कुछ भी लिख सकते हो। ओके, Yes. और थर्ड क्या था? स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ू? Yes. Yes, sir. एक मिनट, पेज नंबर 4। तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है ना? क्या खरीदा नहीं अभी तक? है ना? है ना? ओके, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अभी तक हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो चुका है, केप्लर्स लॉ भी हो जाए। अभी देखते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे केप्लर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, गिव सम लॉज फॉर प्लैनेटरी मोशंस। यस और नो? केप्लर ने हमको लॉ दिए। लॉ मतलब सब रूल्स दिए रिगार्डिंग प्लैनेटरी मोशंस, Planetary motion. तो अभी हमको न्यूटन देने वाला है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, क्या बताने वाला है? लॉ ऑफ Yes. ग्रेविटेशन। चलो देखते हैं क्या है, व्हाट इज इट। सिंपल ही होगा कुछ, तो दुनिया पढ़ चुकी तो हम भी पढ़ ही लेंगे, उसमें क्या है। ओके, मैंने बताया था जहां कहीं भी Yes, ग्रेविटेशन होता है, जहां पर मासेस होंगे वहां पर ग्रेविटेशन को हमेशा मासेस से लिंक किया जाता है। जहां कहीं भी मास होगा वहां पर ग्रेविटेशन होगा, और जहां कहीं भी ग्रेविटेशन होगा वहां पर ऑब्वियसली मास होने वाला है। और मास भी नहीं, क्या लगेंगे? मासेस, 1 से 2, 1 से ज्यादा। यस और नो? Yes. Yes, sir. single object can produce, a single object with mass m can produce gravitation, और उसका इफेक्ट करने के लिए कोई तो आजू बाजू में चाहिए। यस और नो? Yes, sir. Yes. जैसे यू कांट क्लैप योर हैंड्स विद अ सिंगल हैंड, यू रिक्वायर अनदर hand as well to clap. Yes or no? Yes. 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 Similarly सिंगल एक ऑब्जेक्ट जिसको मास है वो ग्रेविटेशन प्रोड्यूस तो करेगा, और उसका इफेक्ट हमको दिखाई नहीं देगा। दिखाई देने के लिए हमको क्या चाहिए? एक और मास चाहिए। ओके, सो देयरफॉर मैंने कंसीडर क्या किया? मासेस, नॉट की मास। अंडरस्टूड? Yes. Yes, Yes, sir. sir. चलो देखते हैं। चलो टेक सपोज वन मास। ओके, आई टेक इट एज m1। अभी ये मैं मास किधर भी बनू, हमेशा दो लाइन के बीच में हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनता है ना, तो मास को मैं यहाँ पर लिखूं, यहाँ पर लिखूं या यहाँ पर लिखूं, किधर भी लिखूं, स्ट्रेट लाइन हमेशा बनने वाला है। यस और नो? Yes, sir. Yes, तो sir. मास समझो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सपोज आई टेक दिस एज मास 2। ये दो मासेस एक डिस्टेंस से सेपरेटेड है,
वो डिस्टेंस क्या है? d। देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, m1 क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1, m2 mass of object 2, d Distance of object. between the object, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स या फिर बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। ओके, व्हाट इज Yes. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, व्हाट डज इट स्टेट? टेक्स्ट बुक सबके पास है ना, मैं वहां से रीड करता हूँ। ओके, all the above considerations including Kepler's law led to Newton's to formulate the theory of universal gravity. According to theory, every object in the universe attracts every other object with a definite force. पूरे यूनिवर्स में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को हमेशा अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? हमेशा attract, और अट्रैक्ट करेगा तो कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होगा ना। Yes, हाँ। sir. तो उस अट्रैक्टिव फोर्स को क्या बोला जाता है? Gravitational force. Gravitational. ओके, देखते चलो आगे और क्या इसके बारे में बताएं। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। पहला लाइन क्या है? जो भी फोर्स है, अभी मैं फोर्स का नाम क्या लूं? फोर्स है ना, ये दो ऑब्जेक्ट्स है। पहला लाइन वापस एक बार मैं पढ़ता हूं। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनेट फोर्स। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट विथ व्हाट? अ डेफिनेट फोर्स। यस और नो? पहला वही लाइन लिखा है, एक ऑब्जेक्ट, यूनिवर्स में एक ऑब्जेक्ट है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट को, वो जो भी यूनिवर्स में प्रेजेंट है, हमेशा एक फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। वो फोर्स क्या है? F। मुझे मालूम नहीं, अभी तक मैंने उसको ग्रेविटेशन फोर्स बोला नहीं। ओके, मैं उसको नाम क्या दे रहा हूँ? फोर्स दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पर कुछ ग्रेविटेशन अभी तक यूज हुआ है क्या? नहीं, सिर्फ क्या बोला गया कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, और अट्रैक्ट करते और कौन सा क्या अप्लाई कर रहा है? एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। ओके, अंडरस्टूड? Yes, sir. yes sir, आगे का लाइन, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। multiplication, मल्टीप्लिकेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ मासेस। प्रोडक्ट मतलब क्या? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, m1 m2। प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? दिस फोर्स Masses. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ध्यान से सुनो स्टेटमेंट, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। यस और नो? yes sir, Yes. Yes, sir. आगे के लाइन में क्या लिखा है? एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली मतलब नीचे आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? दो मासेस के बीच में डिस्टेंस कितना है? d, तो क्या बोला यहाँ पर? फोर्स इज D इनवर्सली square. प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ध्यान से सुनो, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मैंने स्क्वायर लिखा है क्या अभी तक? No. No. तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, और उधर लिखा क्या है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या आएगा? D square. स्क्वायर। अगर क्यूब बोला होता तो क्या आएगा? d3, पर यहाँ पर बोला क्या है? स्क्वायर ना। Square. Yes. सॉरी, अभी इन दोनों को मैं कंबाइन करता हूँ। दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है ना, हाँ, अभी मैं इनको कंबाइन करता हूँ। देखो ध्यान से, F अभी ये दोनों चीज इसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए, भले दोनों अलग अलग थे पर दो मैंने 7 को लिखा तो ये दोनों चीज भी सेटिस्फाई होना चाहिए। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये दोनों कंडीशंस एक में सेटिस्फाई हुआ या नहीं? हुआ। Yes. हाँ, पहला स्टेटमेंट क्या था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब सामने सामने होना चाहिए, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ऊपर नीचे होना चाहिए। यस और नो? Yes. yes, डायरेक्ट प्रोपोर्शन सामने सामने होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन ऊपर नीचे होता है। यस और नो? Yes, sir. इन दोनों स्टेटमेंट्स को अगर मैं कंबाइन करूं तो मुझे यही इफेक्ट मिलना चाहिए। क्या देखते चलो, ये वाला सेटिस्फाई करना होता है। यस, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 and m2, सामने सामने है। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, दोनों ऊपर नीचे है। तो ये दोनों चीज प्रॉपर्ली कंबाइन हुआ इधर। यस और नो? Yes. तो दो अलग अलग लिखने के बावजूद अलावा मैं ये दोनों को एक साथ ऐसे लिख सकता हूँ ना? हाँ, Yes, sir. न्यूटन ने दो अलग अलग दिए थे स्टेटमेंट, पर हम लोगों ने उसको एक में ही कर दिया, चल जाएगा ना? बिकॉज इट इज गिविंग द सेम इफेक्ट एज बोथ आर गिविंग, दिस इज आल्सो गिविंग द सेम इफेक्ट। यस और नो?
Yes, sir. तो मैं अभी 2 लिखने के अलावा एक ही लिखता हूँ. क्या है वो? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन D स्क्वायर. देखो कोई फॉर्मूलेज ना, कोई क्या करता है, यहाँ पर x लिखता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x स्क्वायर. ओके, डिपेंड है तुम लोग जो डिनोशन तुम लोग यूज करोगे, तुमको वही डिनोशन यूज करना है. पर क्या इस चीज को मैं न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकता हूँ? No. क्यों? क्योंकि क्या इधर प्रेजेंट है? इक्वेशन में नहीं है ना. इक्वेशन नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू साइन प्रेजेंट है. यहाँ पर कौन सा? प्रोपोर्शनलिटी का साइन है. तो अगर मुझे इसको यूज करना है न्यूमेरिकल्स में, तो मुझे यहाँ पर कौन सा साइन चाहिए? इक्वल टू साइन चाहिए ना. Yes. इक्वल टू तो क्या करना पड़ेगा? रिमूव व्हाट? प्रोपोर्शनल साइन. रिमूव प्रोपोर्शनलिटी साइन. एफ प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करके इक्वल टू तो आ जाता है, उसके साथ क्या आ जाता है? कांस्टेंट के. Constant. और बाकी सब वैसे का वैसे ही रहेगा. क्या? M1 M2 अपॉन D स्क्वायर. यस और नो? Yes. Yes, sir. बट दिस पर्टिकुलर ग्रेविटेशन में, जैसे पिछले वाले में हम लोगों ने कांस्टेंट को क्या लेटर दिया था? K दिया था. यस और नो? Yes. Yes. हम लोग इस फॉर्मूले में क्या देंगे? G. जी. G. कैपिटल G M1 M2 अपॉन D स्क्वायर. यस और नो? Yes. Yes, sir. जहां पर कैपिटल G क्या है? कांस्टेंट. सिर्फ कांस्टेंट नहीं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. अब इसका एक नाम है कांस्टेंट, क्योंकि ऑब्वियसली उसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता. क्या उसका वैल्यू? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन Kilogram. यहाँ पर केजी लिखा है ना, सॉरी यहाँ पर कांस्टेंट लिखा है ना. Yes. हाँ. Yes. कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट मतलब दैट डज नॉट चेंज, है ना. जो चीज चेंज नहीं होती उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं. हाँ. तो तुम्हारा अभी जो ग्रोथ है वो तुम्हारा चेंज होने वाला ग्रोथ है या कांस्टेंट है? जैसे मेरा तो ग्रोथ हो गया, और तुम्हारा ग्रोथ अभी भी हो रहा है ना. Yes. Yes. तो यू कैन बी स्टेटेड एज कांस्टेंट. जो चीज चेंज नहीं होती वो हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट. अब जैसे ये वैल्यू, जब तक ये यूनिट्स रहेंगे ये वैल्यू यही रहने वाला है. जब तक ये यूनिट्स है तब तक ये यही रहने वाला है. यस और नो? Yes. तो जो चीज कभी चेंज नहीं होती उसको कांस्टेंट बोल जाता है, इसलिए यहाँ पर कांस्टेंट आ गया. ग्रेविटेशन है इसलिए कैपिटल G आया. ग्रेविटेशन वर्ड है इसलिए क्या आया? कैपिटल G. मैंने 2 वर्ड के बारे में मतलब तो बताया, पर यूनिवर्सल का मतलब क्या है तो बता सकता है? यस. ये पूरा यूनिवर्स में एप्लीकेबल. ये पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल तो है, सिर्फ इसका मतलब क्या मालूम है क्या? पूरे यूनिवर्स में कहां पर भी चले जाओ तुम, ये वैल्यू हमेशा सेम रहने वाला है, कहीं पे भी जाके चेंज नहीं होगा. जैसे एक बता देता हूँ, स्मॉल जे होता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके. हाँ. जैसे देखो ना, जी का वैल्यू अर्थ पे 9.8 होता है. ओके. मून पे 1.72 होता है. चेंज हो रहा है ना. मतलब मून अर्थ पे अलग है, मून पे अलग है, अगर मैं किसी और प्लैनेट पे जाऊं तो अलग होगा. जैसा नो, मतलब यूनिवर्स में जहां जहां जाऊंगा वैसे मेरे को अलग अलग वैल्यूज मिलते जाएंगे. पर मैं यूनिवर्स पे कहां पर भी चले जाऊं, मुझे जी का वैल्यू हमेशा क्या रहने वाला है? कांस्टेंट. कांस्टेंट. इसलिए ये वर्ड क्या यूज किया है? यूनिवर्सल. यूनिवर्सल मतलब यू गो एनीवेयर इन द यूनिवर्स, तुम पूरे यूनिवर्स में किसी भी कोने में चले जाओ, ये वैल्यू कभी भी चेंज होने वाला नहीं है. ओके. Yes. और ग्रेविटेशन वर्ड क्यों बताया? क्योंकि कैपिटल G है इसलिए ग्रेविटेशन वर्ड. ओके. Yes. यूनिवर्सल क्योंकि पूरे यूनिवर्स में कहां पर चेंज नहीं होगा. ग्रेविटेशन इसलिए कैपिटल G है, और कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहता है. अंडरस्टूड? Yes, sir. यस. और कैपिटल है, अभी मैंने सबके बारे में बता दिया था ना. M1 के बारे में लिखा है मैंने, M2 लिखा है, D लिखा है, तो सिर्फ बचा क्या था? F ना. F क्या है?
समझा? Gravitational. ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes. अभी ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं। मैंने क्या बना दिया, मास को बढ़ा दिया ना, यहाँ पर एक बड़ा ऑब्जेक्ट आ गया। ओके, समझो m1 का कितना था, 1 kg। अभी m2 कितना दिखा, उनको बड़ा दिख रहा है ना, 100 kg। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अभी पहले स्टेटमेंट में क्या बोला गया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, मैंने तुमको बताया ना, 1 चॉकलेट 1 रुपया, 2 चॉकलेट 2 रुपए, 10 चॉकलेट। 10 रुपए। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ती है। यस और नो? Yes, sir. Yes. सिमिलरली पहला स्टेटमेंट क्या था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। ऐसे नहीं कि एक चीज बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, दोनों का प्रोडक्ट बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, दोनों का प्रोडक्ट कम होगा तो फोर्स कम होगा। मेरे पास दो कंडीशंस लेता हूं मैं। मैंने एक कंडीशन ये लिया और मैंने एक कंडीशन लिया, ये m3 1 kg, सॉरी m3 और m4 1 kg। यहां पर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, m3 इंटू m4। यस और नो? और यहां पर क्या रहेगा, m1 इंटू m2। मुझे M2. डायरेक्टली वैल्यू, मुझे फोर्स का डायरेक्ट वैल्यू मिलने वाला है क्या, नहीं, मुझे क्या मिलेगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये जो इक्वल टू साइन होता है और ये जो प्रोपोर्शनली साइन होता है, हमको क्या वैल्यू देता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है। यस और नो? Yes. और अगर इक्वल टू साइन होगा, इक्वल टू साइन, तो वो हमको क्या देता है, Equation. एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, अगर Yes, इक्वल टू sir. साइन होगा तो एग्जैक्ट वैल्यू देगा, प्रोपोर्शनली का साइन होगा तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा। चलो देखते हैं, m3 कितना है, 1, m4 कितना है, 1, कितना हो गया, 1 1 जा 1. 1. 1। 1. इस कंडीशन में देखते हैं, m1 कितना है, 1, m2 कितना है, 100। 1 इंटू 100 कितना होता है, 100. 100. 100. तो फोर्स कहां पर ज्यादा होगा, फोर्स कहां पर ज्यादा होगा, जहां पर प्रोडक्ट का वैल्यू ज्यादा होगा। ये कि नहीं, यहाँ पर प्रोडक्ट का वैल्यू 1 है, यहाँ पर प्रोडक्ट का वैल्यू 100 है, तो जहां पर प्रोडक्ट का वैल्यू ज्यादा वहां पर फोर्स का वैल्यू ज्यादा। यस और नो? ये लेस होगा, Yes, sir. ये मोर होगा। यस और नो? Yes. जहां पर प्रोडक्ट का वैल्यू ज्यादा वहां पर फोर्स का वैल्यू ज्यादा, जहां पर प्रोडक्ट का वैल्यू कम वहां फोर्स का वैल्यू कम। यस और नो? Yes. Yes. ऐसा नहीं है कि मैंने एक मास बढ़ा दिया इसलिए फोर्स बढ़ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मेरे एक मास बढ़ाने की वजह से प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ गया, प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ गया इसलिए फोर्स बढ़ा। ओके, ये कभी भी मत करो कि मैंने सिर्फ एक मास बढ़ाया इसलिए मेरा फोर्स बढ़ गया, नहीं। मैंने एक मास बढ़ाया तो मेरा प्रोडक्ट बढ़ गया, प्रोडक्ट बढ़ गया तो मेरा फोर्स बढ़ गया। ओके, फोर्स कभी भी एक मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ध्यान से सुनो। फोर्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सिंगल मास, फोर्स इज डिपेंडेंट टुगेदर ऑन बोथ द मासेस। ओके, Yes. Yes, sir. तुमको पहले ही बताया था, सिंगल मास ग्रेविटेशन प्रोड्यूस करेगा पर उसका इफेक्ट दिखाई देगा क्या, नहीं. नहीं। ग्रेविटेशन प्रोड्यूस करके इफेक्ट दिखाने के लिए हमको दो मासेस चाहिए, तो सिमिलरली अगर इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए दो मासेस चाहिए तो वैल्यू निकालने के लिए भी हमेशा हमको दो मासेस कंसीडर करने पड़ेंगे। ओके, एक मासेस पे हम लोग, एक मास पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वी हैव टू कंसीडर बोथ द मासेस। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, श्योर? sir. एक और Yes, sir. चीज, ये तो मैंने मासेस के बारे में बताया, अभी डिस्टेंस के बारे में बताता हूँ। तुम्हारे सर है क्या, उसका नाम क्या है, अंकित, अंकित सर। बच्चे लोग 10:30 तक ले लो ना, लास्ट 15 मिनट। हाँ सर। 10:30 तक ले लो ना, 15 मिनट एक्स्ट्रा। हाँ हाँ चलेगा चलेगा। ओके चलो, सेम कंडीशन लिया मैंने। M3 तुमको दिखाई दे रहा है? No, sir. वही दिखाई दे रहा है तो बोलो ना,
अगर दिखाई नहीं दे रहा तो बोल दो उसमें क्या हुआ। मैं तुमको बोला है कुछ डाउट है तो मेरे को सीधा बीच में रोक देने का। नहीं दिखाई दे रहा तो भी बोल देना होता है कि नहीं दिखाई दे रहा नहीं, मैं बड़ा कर दूंगा। M1 M2 डिस्टेंस D1। ओके, M1 कितना है 1 kg, M2 कितना है 100 kg, D1 कितना है 10, D2 कितना है 50। ओके, चलो देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई करते हैं फॉर्मूला F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन D1 स्क्वायर। यहां पर क्या होगा F इज इक्वल्स टू M1 M2 अपॉन D2 स्क्वायर। ऐसा नो, मैंने सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ इसको लगाया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ इसको लगाया। ऐसा नो? हाँ सर, यस। चलो अभी वैल्यूज पुट अप करते हैं। मैंने भी प्रोपोर्शनली साइन का यूज किया है ना, तो मेरे को जो वैल्यू मिलेगा वो एग्जैक्ट होगा या अप्रोक्सीमेट होगा? अप्रोक्सीमेट। M1 कितना है 1, M2 कितना है 100, D1 कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर होगा। यस और नो? यस सर। मैं काम करता हूँ, इसको भी 100 ही पकड़ता हूँ। ओके, मीटर मीटर। M1 कितना है 1, ये कितना है 100, D2 कितना है 100 है ना, तो 100 आएगा, 100 का स्क्वायर आएगा 100 स्क्वायर। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। 10 को मैं ऐसे सकता हूँ, 10 स्क्वायर को 10 इंटू 10। यस और नो? यस सर। यस। 100 अपॉन 100 इंटू 100। यस और नो? यस सर। ये और ये क्या हो गया, कट हो गया। 1। यस। F1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, F2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन 100 कितना होता है? तो ये रख दिया मैंने, 1 अपॉन 100 ही रख दिया। फिर 1 अपॉन 1 पकड़ता हूँ। चलो ये भी चलेगा ना? दिख रहा नहीं है? F2 की वैल्यू नहीं दिख रही। एक मिनट रुको। 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 100। यस और नो? यस सर। यस सर। अभी तुमको मैंने बताया था एक, ये सामने सामने तो सेम ही है। अभी क्या देखेंगे हम लोग, ऊपर नीचे देखेंगे। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, जो चीज कम वो ज्यादा। यस और नो? तो नीचे की वैल्यू दोनों में से इधर 100 है, यहाँ पर 1 है। बड़ा नंबर कौन सा है? ये वाला 100। यस और नो? और हम लोग इसको ऊपर नीचे कंपेयर करेंगे। ऊपर नीचे कंपेयर करते तो क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन। यस और नो? तो जिसका नंबर बड़ा होगा उसका फोर्स कैसा होगा, लेस। जिसका नंबर छोटा होगा उसका फोर्स कैसा होगा, मोर। इनडायरेक्टली मैं ऐसे बता सकता हूँ, अगर दो मासेस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कैसा होगा, कम। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस कम है तो फोर्स कैसा होगा, ज्यादा। जैसे एग्जांपल तुम लोग को मैंने लास्ट में बताया था, टग ऑफ वॉर समझते हो ना, तुम लोगों ने बताया था लास्ट में इसमें। यस सर। अगर तुमको किसी को खींचना है, अगर वो तुम्हारे नजदीक हो तो तुम इजीली खींच सकोगे। यस और नो? यस। और अगर वो बहुत दूर खड़ा है तो तुमको ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा ना। यस। If that particular person is very far behind from you and you have to pull him towards yourself, उसको अगर तुम्हें तुम्हारी तरफ खींचना है, अगर नजदीक होगा तो इजीली कम ताकत में आ जाएगा सामने, और अगर बहुत दूर होगा तो ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। यस और नो? यस। यस सर। सिमिलरली अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। ओके, यस। डिस्टेंस हमेशा इनवर्स में होता है और मासेस हमेशा डायरेक्ट में होते हैं। ओके, मासेस ज्यादा फोर्स ज्यादा, डिस्टेंस कम फोर्स ज्यादा। ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये दोनों कैसे होंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन। अंडरस्टूड? यस। यस सर। श्योर? यस। यस। का ओके।
अभी हम लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला देखते हैं. फोर्स इज व्हाट? कैपिटल G m1 m2 D अपॉन d स्क्वायर. यस और नो? Yes. Yes. अभी मुझे क्या पता कराना है? इधर इक्वल टू साइन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो भी होगा वही चीज यहाँ पर होगा ना. इक्वल टू मतलब ये होता है ना, ये भी इक्वल है और ये भी पूरा मिला के इक्वल है. Yes. Yes. चलो कैलकुलेट करना है मुझे. यूनिट ऑफ F इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर. यस और नो? Yes. चलो सबको एक एक यूनिट लगा दे. जी का यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर. यस और नो? यही यूनिट है ना उसका. 6.67 इंटू 10⁻11. Yes, sir. एक मास का यूनिट कितना होता है? केजी. दूसरे मास का यूनिट कितना होगा? केजी. डिस्टेंस का यूनिट मीटर है तो मीटर डिस्टेंस स्क्वायर का यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर. यस और नो? Yes, sir. Yes. जी का यूनिट मैंने ये लिख दिया. ये मास का केजी, इस वाले मास का केजी, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर. यस और नो? Yes. Yes. कट हो रहा है. यहाँ पे 2 kg कट होगा, यहाँ पर 2 kg कट होगा. यस. Yes. यहाँ पर मीटर Yes, स्क्वायर, sir. यहाँ पर मीटर स्क्वायर कट. तो बचा क्या? न्यूटन. Newton. तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? Newton. Newton. यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? Newton. अंडरस्टूड? न्यूटन यूनिट बाय कैपिटल N. श्योर? Yes, sir. पर ये तो फॉर्मूला हुआ. अभी मुझे कोई ये बता सकता है क्या? व्हाट इज प्रेशर या फिर व्हाट इज डेंसिटी? किसी को डेफिनेशन याद मालूम है इसका या फिर कुछ? एनीबॉडी? मतलब फोर्स, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते तो प्रेशर जनरेट होते हैं उस ऑब्जेक्ट. जैसे इसका ऐसे बोल सकता हूँ ना मैं, F अपॉन A. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. फिर ये तो फॉर्मूलाज हुआ. व्हाट आर दिस? दिस आर फॉर्मूलेस. I asked you what? Definition. Yes or no? Yes, sir. अगर मैं किसी को अपने डेफिनेशन पूछा तो किसी ने मुझे ऐसा बोला कि द रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर, तो मार्क्स मिलेगा, आधा मार्क्स मिल सकता है. डेफिनेशन क्या है प्रेशर का सुन लो जरा, और मैं उसी डेफिनेशन से कोरिलेट करके ना ग्रेविटेशनल फोर्स का डेफिनेशन बताऊंगा. व्हाट इज प्रेशर P? प्रेशर P इज फोर्स पर यूनिट area. What is density? Density is mass per unit. कुछ सिमिलैरिटी लग रहा है यहाँ पर दोनों डेफिनेशन के बीच में. प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. कुछ भी सिमिलैरिटी, कुछ वर्ड जो दिख रहा है वो बोल दो, गलत तो गलत. ये वर्ड तुमको ज्यादा दिखाई दे रहा है ना, पर यूनिट का वर्ड. Yes, sir. यूनिट का मतलब क्या होता है? 1. क्या होता है? 1. 1. अभी देखते चलो क्या है. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. यूनिट एरिया मतलब क्या रहेगा? यूनिट एरिया मतलब एरिया का वैल्यू क्या रहने वाला है? 1. एक मिनट मैं इसको ऐसे लिखता हूं. यूनिट एरिया मीन्स A इज इक्वल टू 1. तो जहां पर A है वहां पर 1 डाल दू. Yes. P is equals to F upon 1. What is F upon 1? What is F upon 1? अरे F upon area. 5 upon 1 is what? 5. 5. 10 upon 1 is what? 10. 100 upon 1 is what? 100. F. X upon 1 is what? X. तो F upon 1 क्या रहेगा? F. ये देखो बच्चे लोग, अगर गलत ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ गलत बोलने वाला हूँ या फिर तुम लोग कुछ गलत बोलने वाले हो, बोल दो बिंदास. देखो F अपॉन 1 सबको मालूम है F है, पर थोड़ा सा भी डाउट रहेगा ना, सीधा बोल दो. गलत तो गलत. मेरे को कॉन्फिडेंस देखना है तुम्हारा कि तुम लोग कितना कॉन्फिडेंटली खुद के आंसर पे बिलीव करते हो. ओके, डोंट हेजिटेट.
घबराओ मत, कोई कुछ मारने वाला नहीं है गलत बोला तो, और कोई हंसने भी नहीं वाला है। ओके, फील फ्री टू आंसर, बी रिलैक्स, अपना दोस्त समझ के मेरे को आंसर्स बोल दो, बट बोलो, ऐसा चुप मत बैठो, चुप बैठोगे तो डाउट्स अपने पास रह जाता है। तो F/1 क्या था, F। अभी इस चीज को मैं रीड कैसे करते हो देखो, प्रेशर इज फोर्स व्हेन एरिया इज 1। इस चीज को मैंने रीड कैसे किया देखो, प्रेशर इज फोर्स व्हेन एरिया इज 1, यस और नो? Yes. 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 मैंने एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी में एक्सप्रेस किया, क्या बाकी सब क्वांटिटी को 1 बना के, है ना? मैंने एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी में एक्सप्रेस किया। आई एक्सप्रेस्ड वन क्वांटिटी इन अनदर क्वांटिटी, मेकिंग अदर क्वांटिटीज यूनिट, यस और नो? Yes. Yes, Yes, sir. sir. सिमिलरली अगर मैं इसके लिए अप्लाई करता हूं अभी सेकंड वाले के लिए, डेंसिटी इज मास पर वॉल्यूम, बट इधर क्या लिखा है, यूनिट वॉल्यूम ना, वॉल्यूम यूनिट मतलब क्या रहेगा, वी क्या रहेगा 1, यस और नो? Yes. तो डेंसिटी इज वी का वैल्यू 1 है तो एम का 1 आ जाएगा, Yes, sir. तो डेंसिटी क्या आ जाएगा, M. तो इसको मैं रीड कैसे करूंगा, सो डेंसिटी इज मास व्हेन Volume is 1. is 1. I expressed one quantity in terms of another quantity, yes or no? Yes, sir. Yes. Expressed one quantity in terms of another quantity, कैसे, बाकी जो बचा क्वांटिटी उसको क्या बना दिया मैंने 1, 1. yes or no? Yes. Yes or no? Similarly, नॉर्मली हम लोग जो फॉर्मूलाज डिस्क्राइब करते तो ऐसे ही करते, एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी में एक्सप्रेस करते हैं, बाकी जो भी है सबको 1 बना दो। तो अब बारी किसकी आएगी, इस फॉर्मूले की, yes or no? हाँ, इसको भी अगर मुझे डिफाइन करना है तो क्या करना पड़ेगा, वही जो प्रिंसिपल दोनों को लगाया था मैंने पहले दो फॉर्मूले, इसको भी वही लगाऊंगा, कैसे, इसको भी 1 बना दूंगा, इसको भी 1 बना दूंगा और इसको भी 1 बना दूंगा, तो क्या बचेगा, F इज इक्वल्स टू G 1 into 1 upon 1 square, F is equals to G 1 upon 1, F is equals to G, yes or no? yes. 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 तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है ना? Yes, sir. हाँ, पेज नंबर 4 तो सबसे लास्ट पैरा है, यूज योर ब्रेन पावर के बाजू में जो लिखा है, Yes, sir. yes or no? Yes. मैं उसको, सबका ध्यान टेक्स्ट बुक पे है? Yes. Yes, और sir. अभी देखो Yes, sir. मैं टेक्स्ट बुक रीड करता हूँ और साइमल्टेनियसली बोर्ड पे तुमको एक्सप्लेन करता हूँ, रिलेट करने देखो, ओके? It can be seen that value of G is the gravitational force. Value of G क्या है? Value of G is what? Gravitational force. Value of G is gravitational force. मैंने एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी में एक्सप्रेस किया, yes or no? Yes. Yes, sir. I expressed one quantity in terms of other quantity. How? आगे देखो क्या लिखा है. It can be seen that the value of G is the gravitational force acting between two. क्या लिखा है? Two क्या लिखा है? Unit masses. Masses को मैंने क्या बना दिया? Unit. 1. 1 दोनों को 1 करा दिया ना? मैंने यूनिट मासेस लिखा उधर. Yes or no? Yes. Yes, sir. मैं वापस एक बार पढ़ रहा हूँ. It is seen that value of G is gravitational force acting between two unit masses kept at a what? Unit distance. Distance को भी यूनिट बना दिया. Yes, sir. Yes or no? तो मैंने बोल सकता हूँ जैसे मैंने P is equals to F upon A, density is equals to mass upon volume, ये किया था ना. एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी में एक्सप्रेस किया 1 बना के, बाकी सबको 1 बना के. यहाँ पर भी मैंने वही किया, एक क्वांटिटी को मैंने दूसरे क्वांटिटी में एक्सप्रेस किया, बाकी सबको क्या 1 बना के. यस और नो? Yes. yes, sir. श्योर? अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Thus in SI units the value of G
सबसे लास्ट लाइन पढ़ रहा हूँ, पेज नंबर 4 का सबसे लास्ट लाइन. The value of G is equal to gravitational force. The value of G is equal to what? Gravitational force. लास्ट लाइन पे ध्यान दे रहे हो ना? Yes. हाँ. The value of G is equal to gravitational force between two masses of 1 kg. लिखा है ना उधर, between two masses of 1 1 kg 1 kg. kept at 1 meter distance apart. समझा? Yes, sir. Sure. Understood how to define one quantity in terms of another quantity by making other all quantity 1. Yes. Understood? Yes, sir. Sure. Yes. सिर्फ इतना. और एक और Yes, बात याद sir. रखो, अगर मासेस बढ़ाओगे फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ाओगे फोर्स Less. मासेस को कम करोगे तो फोर्स क्या होगा? मासेस को कम करोगे तो फोर्स कम होगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा. बढ़ेगा. सुनो, मैं अगर मैंने मासेस को कम किया, मासेस को मैंने कम किया तो फोर्स भी क्या होगा? कम. कम होगा. अगर मैंने मासेस को बढ़ाया तो फोर्स भी क्या होगा? बढ़ेगा. बढ़ेगा. श्योर. अभी मैं डिस्टेंस का बात करूंगा. डिस्टेंस अगर मैंने कम किया तो फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा. अगर डिस्टेंस मैंने बढ़ा दिया तो फोर्स क्या होगा? कम होगा. समझा? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इनवर्स प्रोपोर्शनल. अंडरस्टूड? Yes. Yes, श्योर. Yes. तो आज हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी हो गया. अभी नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग यूसीएम करेंगे. ओके? Yes, sir. तुम्हारा जब नेक्स्ट लेक्चर, तुमको ये तो मालूम होगा ना, वैसे लेक्चर तो खत्म हो गया है. 9th स्टैंडर्ड में तुमने ये पढ़ा होगा ना, काइनेमेटिक इक्वेशंस. V Yes, is sir. equals to U plus AT, S is equals to UT plus half AT square, V square is equals to U square plus 2AS. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो घर पे जाके पढ़ना. मैं कल इसके रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चनिंग पूछूंगा कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं. ओके? Yes, sir. आज जो भी पढ़ा है घर पे जाके रिवाइज कर लो एक बार, और कुछ डाउट रहेगा तो मेरे को अगले लेक्चर में पूछ लेना. ओके? Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू. और अगले जब जब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा तो अगले 2 पेजेस सिर्फ रीड करके आना. ओके? Yes, sir. Yes, sir. पेज नंबर 5, 6, 7 तक रीड करके आना. ओके? Yes, Yes, sir. sir. और कुछ डाउट्स रहेगा तो घर नेक्स्ट लेक्चर में याद से पूछना, फिर मैसेज कर देना मुझे. कॉल मत करो, पर एक बार मैसेज कर दो. ओके? Yes. थैंक Yes, यू. sir. थैंक यू. Bye, sir. बाय. Bye, sir. Bye, sir. बाय. Thank you. मोस्ट वेलकम.